नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, आज हम ज्योतिष से संबंधित एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो कि किसी खास सब्जेक्ट को रिलेट नहीं करता, लेकिन वो ज्योतिष का बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। अर्थात उस फैक्टर की इग्नोरेंस किसी भी ज्योतिषी के प्रेडिक्शन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालेगी। अर्थात वो सत्य ना हो करके उसमें कोई चूक होने की संभावना हो जाएगी। उसे कहते हैं देश, काल और पात्र। तो आज का हमारा विषय यही है, ज्योतिष का आधार, देश, काल और पात्र। आइए चर्चा शुरू करते हैं। ज्योतिष को वेदांग कहा गया है, अर्थात वेदों का अंग, और ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। वो है थ्योरी ऑफ कर्मा, जिसके अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से जुड़ा हुआ है, जिसे प्रारब्ध भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य को इस जीवन में अपनी जीवन यात्रा आरंभ करने के लिए जो परिवेश मिलता है, उसका एक निश्चित संबंध उसके पूर्व जन्मों के वो अभुक्त कर्म हैं जिन्हें जातक को इस जन्म में भोगना है। उन्हीं के आधार पर उसे एक शरीर, एक वंश और एक वातावरण प्राप्त होता है। यही वर्तमान जन्म का भाग्य या प्रारब्ध भी कहलाता है, जिसे जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के माध्यम से दर्शाया जाता है। एक ही समय में जन्मे हुए अनेक मनुष्यों में हमने देखा है कि सबका भाग्य अलग अलग होता है, जबकि एक समय में जन्मे हुए व्यक्तियों के भाग्य में समानता होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके शरीर, वंश और वातावरण अलग अलग होते हैं, और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे ही देश, काल और पात्र कहा जाता है। और इन्हीं को ध्यान में रखकर एक ज्योतिषी जातक की कुंडली का आकलन अलग अलग प्रकार से कर पाता है। इस महत्वपूर्ण फैक्टर की अनदेखी से फलादेश में चूक होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्तमान समय में जहाँ पर कि इंटरनेट और सोशल मीडिया की धूम मची हुई है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी देश दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए ज्योतिषी को संपर्क कर सकता है, उसको कंसल्ट कर सकता है और अपनी प्रेडिक्शन उससे ले सकता है। ज्योतिषी भी इन माध्यमों का बढ़ चढ़ कर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक विसंगति की संभावना रहती है। वो है कि ऐसे में देश, काल और पात्र जैसे ज्योतिषी के द्वारा इन प्रमुख नियमों की अवहेलना होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जातक कहीं बैठा है, ज्योतिषी कहीं बैठा है, तो उसके पास में इन फैक्टर्स की एनालिसिस करने के बारे में इतना ज़्यादा समय उसको नहीं मिलता है, और वो फौरी तौर पे सीधा ग्रहों की स्थिति पे चला जाता है और वो वहाँ से उसकी प्रेडिक्शन कर लेता है। तो इसके कारण जो है बहुत सारे केसेस के अंदर जो है हमारे ज्योतिषी भाइयों की प्रेडिक्शन जो है वो गलत साबित होती है, या वो समय पर पूरी नहीं होती है। अब आइए जानते हैं कि देश, काल, पात्र का शास्त्रीय संदर्भ क्या है। सनातन धर्म में श्रीमद् भगवद गीता का बहुत उच्च स्थान है। इसमें दान देने के संदर्भ में बताया गया है कि असमर्थ व्यक्ति को दिया हुआ दान, तीर्थ स्थानों में दिया हुआ दान, या पुण्य काल में दिया हुआ दान हो, या योग्य पात्र को दिया हुआ दान हो, तो वही दान
सच्चा दान है, वही सात्विक दान है और उसी से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो दान अयोग्य स्थान पर, योग्य समय और योग्य पात्र को तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, वो दान का कोई महत्व नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं होता और उस दान को तामसिक कहा जाता है। अर्थात यहाँ भी गीता ने देश काल पात्र की महत्ता को दर्शाया है। अब आते हैं हम ज्योतिष के, हमारे जो प्राचीन काल के ऋषि हैं, उन्होंने भी इस संदर्भ में बहुत अधिक बल दिया है इसके ऊपर। और हमारे ज्योतिष के प्रणेता ऋषि पराशर हुए हैं, उनके अनुसार जो व्यक्ति देश काल पात्र का ज्ञाता हो, वो ही ज्योतिष के माध्यम से सत्य फलादेश कर सकता है। एक हमारे अन्य ऋषि हुए हैं ऋषि वराहमिहिर, उनके अनुसार देश काल के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि एक ज्योतिषी को जातक के व्यक्तित्व, उसके बोलने के तरीके आदि से जातक पर चल रही महादशा के बारे में अंदाजा लगा लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान महादशा के स्वामी का प्रभाव उसके गुण जातक पर अपना असर डालते हैं। ज्योतिष के और एक हमारे ऋषि मंत्रेश्वर हुए हैं, उनके अनुसार एक ज्योतिषी को किसी भी जातक की दशांतरदशा का फल, व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसका सामाजिक स्तर और गुणों आदि का आकलन करने के बाद ही उसका फलित करना चाहिए। इसलिए देश काल पात्र का ज्ञान होना एक ज्योतिषी के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया है। अब आखिर देश काल पात्र है क्या? सर्वप्रथम इन्हें हम अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है देश। देश से तात्पर्य है कि स्थान विशेष जहाँ पर कि जातक का जन्म हुआ है, उस समाज के नियम कायदे कानून क्या हैं, वहाँ के समाज में प्रचलित रीति रिवाज क्या हैं, इन सब बातों का जातक पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी पर उनका इफेक्ट आता है और जातक का व्यक्तित्व उसी के अनुसार ढला हुआ होता है। तो यदि जातक का जन्म स्थान कहीं और हो और वो रह कहीं और रहा हो, तो एक ज्योतिषी को इन दोनों बातों की जानकारी भी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि विवाह का प्रश्न है और प्रश्न करने वाला व्यक्ति पहले से ही विवाहित है और अपने दूसरे विवाह के बारे में पूछता है कि मेरा दूसरा विवाह कब होगा, तो आप उसकी कुंडली में योग दशा का विचार तब तक नहीं कर सकते जब तक उसके परिवेश के बारे में आप ना जान लें, क्योंकि आम परिस्थितियों में, विशेषकर हमारे देश में, पहले जीवन साथी को होते हुए दूसरा विवाह वर्जित है। कानून के अनुसार ये इलीगल माना गया है। लेकिन यदि जातक मुस्लिम समाज से संबंध रखता है तो उनके धर्म के अनुसार वहाँ पर इसकी इजाज़त है, तो आप उसके मामले में उसकी कुंडली का आकलन करके फलादेश दूसरे के विवाह के बारे में कर सकते हैं। अब यदि प्रेम विवाह की बात करें तो विदेशों में आमतौर यूरोप, अमेरिका और अन्य विदेशों में जो अक्सर प्रेम विवाह ही होते हैं और वहाँ पर जाति का कोई आदि को लेकर के कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, वहाँ पर ऐसी कोई समस्या भी नहीं है। परंतु यदि यही प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाह भारत के किसी गांव के संबंध में हो, तो कुंडली में इसका योग देखना आवश्यक हो जाता है। इसका एक और पहलू है कि उस विवाह के वर्ष का, यानी कि विवाह की उम्र का निर्धारण करना। कन्या के संदर्भ में अगर हम लगाएं कि जातिका का विवाह कब होगा, तो यदि जातिका किसी छोटे से गांव में कम पढ़े लिखे परिवार की अशिक्षित कन्या है, तो सामान्यतः उसकी विवाह की उम्र 18 से 21 के बीच की होगी। लेकिन यदि यही कन्या किसी बड़े शहर में एक प्रतिष्ठित परिवार की और उच्च शिक्षित कन्या होगी, तो उसकी सामान्यतः विवाह की उम्र 25 से 28 के आसपास की होगी।
तो ये तो हुआ देश यानी कि स्थान का महत्व। अब इसके बाद में आता है काल। काल से तात्पर्य कौन से समय अवधि की बात हो रही है। हमारे अधिकतर ज्योतिष ग्रंथों में प्राचीन समय में उनकी रचना हुई है, तो उस समय पर जो प्रचलित परिस्थितियां थी उस समय अवधि की गणना के अनुसार जो रीति रिवाज वहां पर उस काल में चलते थे, तो अनेक सूत्रों को उसके अनुरूप लिखा गया था। लेकिन हम क्योंकि अब इस वक्त आधुनिक युग में रहते हैं, तो हमें उन सूत्रों को मॉडिफाई करके ही कुंडली में लगाना चाहिए और अपना जो एनालिसिस है उसके ऊपर ऑलरेडी हमें मॉडिफिकेशन करके ही करना चाहिए। अब एक प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र उच्च का या स्वग्रही हो, तो जातक का विवाह 5वें या 9वें वर्ष में होता है। ये प्राचीन ग्रंथों के अनुसार लिखे हुए सूत्र के आधार पर है। लेकिन आधुनिक युग में तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 18 वर्ष से कम कन्या का विवाह और 21 वर्ष से पूर्व लड़के का विवाह हमारे देश में कानूनन वर्जित है। कुंडली में मौजूद अगर ऐसा कोई योग है तो हम ये कह सकते हैं कि इस जातक या जाति का विवाह बहुत शीघ्र हो जाएगा। देश पात्र के अनुसार विवाह की आयु का निर्धारण हमें इसी के अनुरूप करके फलादेश करना चाहिए। ज्योतिष के अनेक ग्रंथों में ऐसे योगों का वर्णन है जिनमें जातक का राजा होना कहा गया है, लेकिन आधुनिक युग में तो ज्योतिषी ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। काल अर्थात समय के अनुसार इस योग को इस प्रकार फलित होना कहेंगे कि जातक को बहुत अधिक धन धान्य से परिपूर्ण राजा के समान जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। अब आता है तीसरा घटक जिसको पात्र कहा गया है। पहले हमने देश और काल की चर्चा की, अब हम पात्र पे आते हैं। पात्र इससे तात्पर्य है पात्रता यानी व्यक्ति की योग्यता। ज्योतिषी को कुंडली के आकलन के इस तीसरे घटक पर भी पैनी दृष्टि रखनी चाहिए कि जिस जातक की कुंडली को वो देख रहा है वो व्यक्ति कुंडली में मौजूद योग के फल का किस रूप में अधिकारी है। जैसे कि ज्योतिष के ग्रंथ के अनुसार यदि जातक राजवंशी यानी किसी राजकीय वंश से संबंध रखने वाला है और उसकी कुंडली में 2 या 3 ग्रह दिग्बली हों, तो ऐसा जातक राजा होता है और वो सदैव विजय प्राप्त करता है। लेकिन आधुनिक युग में यह सूत्र अपने मूल रूप में लागू नहीं किया जा सकता। इसको परिवर्तित करके यूं कहा जा सकता है कि दिग्बली ग्रहों की जब दशा और अंतर्दशा चलेगी तो उस समय जातक को धन समृद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। एक दूसरे उदाहरण से इसको समझते हैं कि माना कि किसी का द्वादश भाव बहुत अच्छी शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों के द्वारा पीएसी यानी पॉजिटिव एस्पेक्टेड या कंजंक्शन से वो पुष्ट है, तो हम केवल इसी आधार पर यह नहीं कह सकते कि जातक विदेश जाएगा। हो सकता है उसके पास ना तो साधन हो और ना ही मौका हो। इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। द्वादश भाव बंधन का कारक है, अर्थात यहाँ से अस्पताल, जेल, विदेश, इन 3 चीज़ों के बारे में देखा जाता है। तो यदि जातक कोई एंटी सोशल एलिमेंट होगा तो ही उसके जेल जाने की संभावना बढ़ेगी अगर उसका 12th हाउस एक्टिव हो रहा है तो। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में सामान्य सामाजिक बंधन अर्थात ऐसी परिस्थितियों में जातक का डॉक्टर, अस्पताल, नर्सिंग होम से संबंध बन जाएगा। उनको इनके चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसका खर्चा अत्यधिक इन बातों में, दवा दारू में इत्यादि में इसमें खर्च होगा और वो होगा जबकि 12वें घर से संबंधित दशाएं चलेंगी। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्योतिषी को कुंडली का अध्ययन करने के साथ साथ
जातक पर इन 3 फैक्टर्स देश काल पात्र के पड़ने वाले प्रभावों पर निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए, तभी वो एक निश्चित एवं सटीक भविष्यवाणी कर सकेगा। आशा करता हूँ आज की देश काल पात्र पे संक्षिप्त चर्चा हमारे ज्योतिष प्रेमियों को एक नया आयाम खोजने में सफल होगी और वो अपनी भविष्यवाणियों में इसका प्रयोग करके और अधिक उनको उन्नत और पैना बना पाएंगे। धन्यवाद।